स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं रिविट्स एंड रिवेटेड जॉइंट्स में। और 328 से लेके 355 क्वेश्चंस नंबर तक मैं कवर करूंगा। जल्दी ये सोम भी खत्म हो जाएगा और फिर हम फ्लूइड मैकेनिक्स चालू करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी तरीके से हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी के देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल पे हमें ईमेल कर सकते हैं, कोई प्रीवियस पेपर आपके पास पड़ा हो, कोई आपके पास एक्सक्लूसिव कंटेंट हो आप शेयर करना चाहें, फिर हम उसे studyfornaukri.com पे भी डाल देंगे। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर और कुछ क्वेश्चंस डालते रहता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसको भी फॉलो कीजिए, डेली बेसिस पे आपके नॉलेज को एनहेंस करेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम कवर कर चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हम हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स को जाएंगे, हाइड्रोलिक मशीन्स। और फिर हमें पूरा लंबा रास्ता तय करना है, जिसको मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपके लिए कवर करूं। देखिए, इसमें कुछ टॉपिक जैसे आपकी ये है ना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो इसको तो हम आराम से कवर कर लेंगे। आप बोलेंगे तो मैं कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ एक टॉपिक जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो इसको भी हम बाद में देखेंगे। वहां पे जब मैं आईसी इंजन कवर करूंगा तो मैं आईसी इंजन कवर करके न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला छोड़ दूंगा, ताकि आपके आरसीएफएल जैसा जो एग्जाम है, आरसीएफएल का एग्जाम, उस तक हम मेजर मेजर टॉपिक्स निपटा ले जाएं, है ना। जैसे स्टीम इंजन नहीं काम का, स्टीम बॉयलर काम का है, ठीक है। तो इस टाइप से मैं आपको कवर करके दूंगा, ताकि जो इम्पोर्टेंट है, जो सिलेबस में है, पहले वो कवर हो जाए, फिर अपन एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस तरीके से अपन करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें फालतू की हैं जो आपके काम की नहीं होंगी, तो जो सिलेबस में है सिर्फ हम उतना पहले कवर कर लेंगे, बाद में हम एक्स्ट्रा और भी कर लेंगे, पर पहला तो काम का होना चाहिए। पूछ रहा है कि रिवेटेड जॉइंट क्या डक्टाइल मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल सही। ये आपको आंसर तो कोई भी दे देगा, पर इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि क्या होता है, मान लीजिए एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट को आपने दूसरी प्लेट से जोड़ दिया, और यहाँ पे आपने एक होल किया, दोनों जो होल में, इसमें आपने एक रिवेट फंसाई और दोनों तरफ से उसको ठोक दी और ये जॉइंट हो गई, ठीक है। मान लीजिए बॉयलर का, एक बॉयलर की तो आपकी शीट थी, बॉयलर शीट्स थी। अब क्या होता है कि जैसे कभी प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फिर कभी प्रेशर घटेगा जब बॉयलर बंद कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा। ये जो दो बॉडीज हैं, ये कभी श्रिंक करेंगी, कभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इस वजह से पीरियोडिक मोशन के कारण यहाँ पे स्ट्रेसेस जो हैं वो चेंज होती रहेंगी। अब आपने मान लीजिए एक ब्रिटल मटेरियल लगा लिया, ब्रिटल मटेरियल की आपने रिवेट्स लगा ली। अब वो जैसे ही आप स्ट्रेस चेंज करोगे, वो ब्रिटल मटेरियल तुरंत ही ब्रिटल फ्रैक्चर कर जाएगा। आपको कोई पहले से वो इंटेंशन नहीं देगा, कोई इंडिकेशन नहीं देगा कि भाई मैं फेल होने वाला हूं, मुझे चेंज कर दो, ऐसी कोई बात नहीं कहेगा। खट से आपका फेल कर जाएगा। पर रिवेटेड अगर डक्टाइल मटेरियल की होगी, तो क्या होगा कि मान लीजिए रिवेट है, इस तरीके की रिवेट होती है, मैं डायग्राम उसकी बना रहा हूँ। अगर ये रिवेट में थोड़े से आप स्ट्रेसेस वगैरह चेंज करेंगे ना, तो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक प्लेट लगी थी, ऊपर वाली प्लेट है और नीचे दूसरी वाली प्लेट है, और इन दोनों के बीच में ये रिवेटेड जॉइंट है। इधर से आपने ठोक दिया, ये दूसरी प्लेट है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं, मान लीजिए ये इधर जाती है, ये इधर जाती है, तो रिवेट जो है वो हमारी हल्की सी टेढ़ी हो जाएगी, इस टाइप की हो जाएगी, पर टूटेगी नहीं। इसमें ईल्डिंग दिख जाएगी। अब आप ध्यान से इसको देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको दिखेगा यार ये रिवेट टेढ़ी हो रही है। आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन रोकेंगे, या जो भी आपकी जो प्रोसेस चल रही है उसको रोकेंगे, रिवेट चेंज कर लेंगे, तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये टेढ़ी हो रही है। तो इसलिए हम रिवेट्स को डक्टाइल मटेरियल की बनाते हैं, ना कि ब्रिटल मटेरियल की। तो ये आपका लॉजिक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिवेटेड जो होती है उसमें जो साइज ऑफ द होल होता है। अब देखिए एक होल है, अब कम से कम जो रिवेट होनी चाहिए इससे छोटी होनी चाहिए ना, तभी तो यार इसके अंदर घुस जाए। अगर घुस ही नहीं पाएगी तो फिर रिवेट उसको करेगी क्या, फिर हम इसको ठोक देते हैं। जब इसको ठोक देंगे, दोनों तरफ से कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, तो ये यहाँ से थोड़ी सी एक्सपेंड कर जाएगी, इसकी लेंथ कम होगी, और जो इसका जो डायमीटर है वो हल्का सा बढ़ जाएगा, और ये इस पूरे इसके जो होल है इसको कवर कर लेगी। अब लीकेज की एक प्रॉब्लम रिवेटेड में आ सकती है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी प्रोसेस होती हैं, जिसको कहते हैं हम, एक को कहते हैं फुलरिंग,
तो आपको बस इसका नाम याद रखना है, यही एग्जाम में पूछी जाएगी, फुलरिंग और एक होती है कैल्किंग। ये तो आपको एक, ये कैल्किंग तो इस वीडियो में भी आएगी नाम। तो ये कैल्किंग और फुलरिंग आपको दो प्रोसेस याद रखनी है, ये यूज करते हैं लीक प्रूफ रिवेट जॉइंट के लिए। लीक प्रूफ रिवेट जॉइंट बनाना है तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। तो जो साइज है होल का वो बड़ा होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे 3.29 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30। अब देखिए, फॉर अ 25 mm होल ड्रिल्ड इन अ प्लेट द डायमीटर ऑफ द रिवेट शुड बी। अब देखिए क्या होता है ना कि कुछ कोड्स होते हैं हमारे, जब मशीन डिजाइन करते हैं तो आपने खुद, अगर आपके कॉलेज में आपने एग्जाम्स दिए हुए हैं तो आप एक कोड लेके जाते थे। तो उस कोर्स में जो आपके हैंडबुक होती थी, उस हैंडबुक के अंदर आपको बताया रहता है कि 25 mm का डायमीटर का अगर रिवेट है या 25 से 30 का है तो आपको जो शैंक का डायमीटर है वो कितना देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से 23 होता है। तो ये आपको ऐसे याद ही रखना है, इसके पीछे कुछ खास यहाँ पे कोई फॉर्मूला या लॉजिक नहीं है, बस इतना सही है। अब एक अनविन्स ने एक फॉर्मूला दिया, अनविन नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि अगर प्लेट की थिकनेस टी है तो कितने डायमीटर होना चाहिए रिवेट का, तो उसके लिए इन्हें डी इज इक्वल टू 6 √T वाला फॉर्मूला दिया। तो ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, आपको इसी तरीके से याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है या फिर आपको कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा आगे, इस मतलब आने वाले क्वेश्चंस में नहीं, अभी जो एग्जाम्स है उसमें भी मेरे ख्याल से नहीं होगा, ये गेट वगैरह में या ईएससी वगैरह में यूज हो जाता है, वो लोग थोड़ा चंट होते हैं। तो रिवेट जो होते हैं वो फास्टनिंग पर्पस के लिए होते हैं, ये परमानेंट जॉइंट बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि नट खोल के आपने रिवेट निकाल लिया, नहीं, एक बार फिक्स हो गया तो वो फिक्स हो गया। परमानेंट जॉइंट होगा, पूरा रिवेट तोड़ना पड़ेगा, उसको पूरा सा आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा तब जाके रिवेट निकलेगा। या फिर उसके ऊपर आप उसको छोड़ दो, उसके ऊपर वेल्डिंग वेल्डिंग कर दो, कुछ कर दो और दूसरी जगह रिवेटिंग करो। रिवेटेड ऐसे नहीं होते टेम्परेरी आपने खोल के चेंज कर दिया, खोलोगे तो वो पूरा खराब ही हो जाएगा, समझे। अब देखिए, अब रिवेटेड जॉइंट्स जो होते हैं वो कुछ दो टाइप के आपको मेनली जॉइंट्स देखने को मिलेंगे, उनको यहाँ पे कवर करते हैं। मान लीजिए एक प्लेट ऐसी है ऊपर और दूसरी प्लेट हमारी दूसरी ये प्लेट है। अब इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे होल्स किए और इस तरीके से रिवेट्स को फंसा दिया। तो इस टाइप के जो जॉइंट होते हैं ना, जिसमें दो प्लेट है आपस में ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो ओवरलैप से आप याद रखो ये होता है लैप जॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे 3 रो है तो ये टर्नरी रो हो गई। ठीक है, अगर 2 रो होती, सिर्फ 2 रो होती तो ये डबल रो होता। तो डबल रो लैप जॉइंट, टर्नरी रो लैप जॉइंट, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपके एक होते हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या होता है, बट जॉइंट में आप हेड टू हेड प्लेट्स को जोड़ेंगे। अभी यहां पे क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया कि ओवरलैप किया। बट जॉइंट पे क्या होगा, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट आपकी यहां से यूं आई, इन दोनों का आपने जोड़ दिया, यहाँ पे ये बट जॉइंट हो गया। इसके ऊपर से आपने एक और प्लेट रखी। अगर एक आपने सिर्फ ऊपर प्लेट रखी तो इसको बोलेंगे सिंगल स्लैब, सिंगल स्लैब बोलेंगे। अगर सिर्फ एक आपने प्लेट रखी, नीचे भी प्लेट लगा दी, बहुत अच्छा जॉइंट बनाना है आपको, नीचे भी प्लेट लगा दी, तो इसको बोलेंगे डबल स्लैब। अब देखिए, एक साइड पे अगर आपने एक रो लगाई, एक रो लगा दी, तो इसको बोलेंगे सिंगल रो। इस दो दो रो लगा दी तो इसको बोलेंगे डबल रो रिवेट जॉइंट। क्या बोलेंगे, डबल रो बट रिवेट जॉइंट, तो इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, फिर आपने 3 लगा दी तो हो जाएगा ट्रिपल रो। अब ये 3 वाले के खास, इसके लिए एक खास यूज है, इसको जो ट्रिपल रो अपना बट जॉइंट है, इसको हम यूज करते हैं बॉयलर में। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो होते हैं उसके लिए हम इसको लगाते हैं, तो बॉयलर में यूज होगा ये। लिख भी देता हूं मैं, बॉयलर में, बॉयलर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स के लिए हम इसे लगाएंगे। तो इतना आप याद रखो। फिर उसके बाद अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ वन प्लेट ओवरलैप्स, ओवरलैप्स है तो लैप जॉइंट, अदर विद 2 प्लेट आर रिवेटेड टुगेदर 2 रो, तो 2 रो है तो डबल रो रिवेटेड लैप जॉइंट, आपका 33 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, when two main plate are kept in alignment but butting each other and riveted with cover plate both the side, मतलब both side आपकी cover plate है और 2 रो हैं riveted in each plate, तो ये आपका डबल riveted हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया। फिर when the riveteds in a various row are in opposite to each other, मान लीजिए ये आपकी ऊपर, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे एक रो है रिवेटेड जॉइंट की, यहाँ पे जॉइंट है हमारा,
और यहाँ पे ये दूसरा जॉइंट। ये किस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरीके से। मान लीजिए बट जॉइंट है हमारा, ये एक रो, ये दूसरी प्लेट को हमने जोड़ दिया, इसके ऊपर हमने एक प्लेट लगाई और नीचे भी एक प्लेट लगाई, तो ये क्या हो गया, डबल रो, डबल प्लेट, डबल स्लैब रिवेटेड जॉइंट। अब डिपेंड करेगा कि कितनी हम रिवेट्स की रो लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से डबल रो, ट्रिपल रो, सिंगल रो हो जाएगा। अब इस टाइप की जब होगी ना, जब एक एक होल के सामने दूसरा होल है, तो इसको कहेंगे हम चेन रिवेटिंग। अब यही यहाँ पे अगर एक रो ऐसी है, ठीक है, एक, फिर दूसरा इसके बीच में ऐसा है, स्टैगर्ड है, फिर तीसरा ऐसा है कि इन दोनों के बीच की जो जगह है ना, वहां पे एक जॉइंट आएगा, तो इसको कहेंगे हम जिगजैग, इसको जिगजैग वाला कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये चेन हो जाएगा, नेक्स्ट में हो सकता है जिगजैग देखने को मिल जाए। In a riveted joint, when the rivets are adjacent row are staggered in such a way that every rivet is the middle of the two rivet of the opposite row। देखो इस जॉइंट में क्या है कि ये जो हर एक जो रिवेट है वो इन आजू बाजू जो एडजेसेंट रो है उसके बीच में है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं जिगजैग, इसको डायमंड नहीं कहते, तो यहाँ पे नो हो जाएगा, ठीक है। फिर है इन अ रिवेटेड जॉइंट व्हेन द नंबर ऑफ रिवेटेड डिक्रीज इन ऑर्डर फ्रॉम इनर टू आउटर मोस्ट रो, जॉइंट को क्या कहेंगे, मान लीजिए ऐसा जॉइंट है, ये हमारा जॉइंट होना है, यहाँ पे 3 रो हैं, यहाँ पे 2 रो हो गई, फिर 1 रो, फिर यहाँ पे 3 रो, यहाँ पे 2 रो और 1 रो। तो इस टाइप का जो जॉइंट बन रहा है ना दोस्तों, उसको हम कहेंगे डायमंड रिवेटेड, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो तीनों हमारे कवर हो गए। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव रोज, जैसे कि कहाँ पे अच्छा था, हाँ यहाँ पे मैं एक और रो बना दूं अगर, तो सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे हम पिच। सबसे पिच हो गई है। अब दूसरा कंसेप्ट सुनो, ये जो रिवेटेड है इसके सेंटर डिस्टेंस से ये जो प्लेट जहां खत्म हो रही है इसको कहेंगे मार्जिन। तो ये दोनों चीजें याद रखो, आगे और भी देखेंगे, ठीक है। तो ये डायमंड जॉइंट हो गया, और टू कॉन्सेक्यूटिव रिवेटेड इन अ रो इज कॉल्ड पिच, तो हमारा पिच हो गया। फिर है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू रिवेट टू द न्यूरेस्ट एज, उसे कह जाएंगे हम मार्जिन, अभी देखा। फिर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट इन एन एडजेसेंट रो ऑफ अ जिगजैग रिवेट इज कॉल्ड। फिर अब देखिए जब जिगजैग होगा ना, कहाँ गया जिगजैग, इस टाइप का जिगजैग होगा ना, तो इस सेंटर से इसके सेंटर, या फिर इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम कह देंगे ब्लैक पिच, बैक पिच। तो उसको बैक पिच कहेंगे, तो बिल्कुल सही, उसको बैक पिच ही कहते हैं। तो 40 का आपका बी हो जाएगा। सॉरी, इस केस में देखिए ये गलत हो गया क्वेश्चन। जिगजैग की जो होगी ना, इसको बैक पिच नहीं कहेंगे, इसको डायगोनल पिच कहते हैं, डायगोनल पिच। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट्स इन द एडजेसेंट रो रिवेटेड जॉइंट, इसको बैक पिच नहीं कहेंगे, इसको डायगोनल पिच कहते हैं, आगे देखेंगे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द सक्सेसिव रो इज कॉल्ड पिच, तो नहीं, इसे बैक पिच कहते हैं, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन होगा, इसको हम बैक पिच कहते हैं। तो द सेंटर डिस्टेंस, सेंटर लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव रो, उसको हम कहेंगे बैक पिच। रिवेटेड्स आर जनरली स्पेसिफाइड, तो रिवेट जो जनरली स्पेसिफाइड होते हैं उसके शैंक के डायमीटर से स्पेसिफाई होते हैं। और कॉल्किंग और एक फुलरिंग जो प्रोसेस मैंने बताई थी, जिसकी स्पेलिंग मैंने मोस्ट प्रोबेबली गलत लिख दी थी, पर कोई बात नहीं, वो सारी जो प्रोसेस होती हैं वो हमारे लीक प्रूफ जॉइंट के लिए यूज होती है। रिवेटेड्स जो फेल हो सकते हैं वो हो सकती है उसकी प्लेट की टीयरिंग हो सकती है, टीयरिंग ऑफ प्लेट अक्रॉस द रो ऑफ रिवेटेड हो सकता है, शेयरिंग ऑफ रिवेटेड हो सकती है, तो सारी चीजें हो सकती है। अब मैं दिखाता हूँ ये होती क्या है। मान लीजिए ये प्लेट है, यहाँ पे एक रिवेट जॉइंट है, ठीक है। अब जब इस प्लेट पे इस तरीके से फोर्स लग रहा है, तो हो सकता है ये जो होल है ये इस तरीके से टीयर कर जाए, तो ये प्लेट ही फट गई, इसको कहेंगे टीयरिंग ऑफ प्लेट, है ना। ये हो जाएगी हमारी टीयरिंग ऑफ प्लेट। दूसरी क्या चीज होती है, मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये दूसरी 2 प्लेट है, इनके बीच में हमारे लगा हुआ है रिवेटेड जॉइंट। अब जब यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है इधर साइड से और इस पे पी फोर्स लग रहा है इधर साइड से, तो ये जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया है, ये जो है ना, ये क्रश कर रहा है। इस क्रश करने के साथ, इसकी वजह से इसमें क्या होगा, क्रशिंग होगी।
तो क्रशिंग भी हो सकती है आपकी। दूसरी चीज, ये अब यहां से एक फोर्स लग रहा है, ये एक फोर्स लग रहा है, इसके बीच में ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर, तो सर्कुलर में हमारी शेयर फोर्स लग रही है, तो उसकी शेयरिंग भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, आगे हम देखेंगे। अच्छा देखिए, जो मार्जिन होती है ना, अब इन अवॉइड टू टियरिंग ऑफ द प्लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवर टू द नियरेस्ट एज, तो जो सेंटर ऑफ द प्लेट है और उससे नियरेस्ट जो रिवेट है और उससे नियरेस्ट एज का जो डिस्टेंस है वो 1.5 d रखा जाता है, ताकि हमारी टियरिंग को हम अवॉइड कर लें। लैप जॉइंट जो होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, लैप जॉइंट में हमारा होगा सिंगल शेयर, तो आपका 46 का हो जाएगा ए ऑप्शन, लैप जॉइंट में सिंगल शेयर होगा। बट जॉइंट में क्या होगा, बट स्ट्रैप जॉइंट में, बट में क्या होता है हमारा इस तरीके से एक दूसरी, और यहाँ पे हमारा रिवेट लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना डबल शेयर होगा। और ये सॉरी, ये मैंने स्लैब जॉइंट बनाया, ये हमारा स्लैब जॉइंट बनाया, तो यहाँ पे एक जगह शेयर हो रहा है। अब जब बट जॉइंट बनाऊंगा ना, तो इस तरीके से दो प्लेट है, एक मैंने डबल स्ट्रैप है, तो एक ऊपर प्लेट है नीचे प्लेट है, और इसके बीच में मैंने रिवेट लगा दिया, तो यहाँ पे भी शेयर होगा और यहाँ पे भी शेयर होगा, तो यहाँ पे डबल शेयर होगा, ऑलवेज डबल शेयर। और लैप जॉइंट में क्या होता है, एक ऐसे रखी, दूसरा ओवरलैप करके रखी, और यहाँ पे रिवेट लगा दिया, तो सिर्फ सिंगल शेयर होगा, तो यहाँ पे सिंगल शेयर होता है। फिर द पुल रिक्वायर्ड टू टियरिंग ऑफ द प्लेट, तो टियरिंग ऑफ द प्लेट कैसी होगी, देखिए ये मान लीजिए मेरी, ये इसकी जो टोटल डिस्टेंस है इसको मैं पिच मान लेता हूँ, पिच कह देते हैं, है ना, और ये जो डायमीटर है, एक रिवेट है, एक दो रिवेट के बीच में यहाँ पे एक और रिवेट होगी और यहाँ पे एक रिवेट होगी, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसे पिच कहते हैं। तो पिच माइनस डायमीटर जो कर दूंगा, ये इस रिवेट की इस जो मेरी जो प्लेट है इसकी विड्थ हो जाएगी, और इसमें थिकनेस मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जो टियरिंग स्ट्रेस है, तो परमिसिबल टियरिंग जो स्ट्रेस है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी आ जाएगी जो मैक्सिमम मैं टियर ऑफ करने के लिए पुल लगा सकता हूं, तो वो इस केस में कितना हो जाएगा, सिग्मा टी पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। टी क्या है, मेरी थिकनेस है। अब पुल शेयर करने के लिए, तो शेयर कहां हो रहा था, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हो रहा था, इन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हो रहा था। तो पाई बाय, अब ये डबल शेयर है, तो दो जगह होगा, 2 टाइम्स पाई बाय 4 डी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, और टाउ शेयरिंग स्ट्रेस, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, क्रॉस सेक्शन में हो रहा था, तो कौन सा क्रॉस सेक्शन लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है पाई बाय 4 d स्क्वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने कौन सा क्रॉस सेक्शन लिया है, मैंने इसकी ये विड्थ में से इसका डायमीटर माइनस कर दिया और इसकी थिकनेस ली है, तो मैंने इसका यहां से आप देखोगे ना, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया है, और ये मेरी प्लेट है, ध्यान से। फिर क्रश करने के लिए, जब मैंने क्रशिंग बताया था आपको, तो मैंने क्रशिंग बताया था इस एरिया में क्रशिंग होता है, ये जो आपकी जो पूरी सर्कुलर एरिया होगा ना पूरी तरीके से, उस पर क्रशिंग होता है, तो उसका जो सरकमफेरेंस होगा पाई डी और इंटू टी, ये थिकनेस, ये टी इधर थिकनेस, ठीक है, तो पाई डी टी हो जाएगा हमारा एरिया, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, तो क्रशिंग को सिग्मा सी से डिनोट करते हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर जो स्ट्रेंथ होगी वो किससे डिटरमाइंड होगी, देखिए स्ट्रेंथ डिटरमाइन होगी कि पहले क्रशिंग होगी, कि जल्दी शेयर होगा, कि जल्दी टियरिंग होगी, इनमें से जो भी जल्दी हो जाएगा हमको उससे कम फोर्स लगाना है। मतलब समझ लो कि अगर प्लेट पहले टियर कर जाती है, तो हम इतना ही फोर्स लगाएंगे कि हम टियरिंग को बचा ले जाएं, है ना, और मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लगाने पे मेरी टियरिंग हो रही है, 150 न्यूटन का फोर्स लगाने पे मेरी क्रशिंग हो रही है, और जो शेयरिंग हो रही है वो 200 का फोर्स लगाने पे हो रही है, तो मैं सिर्फ 100 से कम ही लगाऊंगा ना यार, 100 से कम लगाऊंगा तो मैं टियरिंग को भी बचा लूंगा, क्रशिंग को बचा लूंगा, शेयरिंग को भी बचा लूंगा। पर मैं अगर बोलूं कि नहीं मैं 200 का फोर्स मैं लगूंगा रखूंगा मिनिमम, तो यार उससे पहले ही मेरी क्रश और टियर होके प्लेट खराब हो जाएगी, रिवेटेड जॉइंट खराब हो जाएगा, तो इनका जो मिनिमम होगा वो वैल्यू हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड पर पिच इज कॉल्ड, तो अनरिवेटेड है तो पूरी की पूरी जो यहाँ पे जो पिच थी, देखिए पहले रिवेटेड था तो उसमें से डी माइनस कर देते थे, अब अनरिवेटेड है तो पूरी की पूरी पिच होगी, पिच इंटू टी इंटू ये सिग्मा टी, टियरिंग, टियरिंग की जो हमारी स्ट्रेंथ होगी, तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ द रिवेट जॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, तो ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से ये इसकी डेफिनेशन है,
इसी तरीके से याद रखनी है, इसमें मैं कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जो एफिशिएंसी होती है वो रेशियो होता है स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। फिर कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट इन टीयरिंग, शेयरिंग एंड क्रशिंग। तो देखिए इसमें मुझे एक भी ऑप्शन सही नहीं लगा, जहां से मैंने पढ़ा है, बुक से मैंने पढ़ा है, अगर जो रिवेटेड जो जॉइंट है उसके रिवेट की अगर क्रशिंग हो रही है या उसका शेयर हो रहा है तो हम रिवेट का होल का डायमीटर लेते हैं, डी जिसे बोलते हैं। अगर टीयरिंग हो रही है तो टीयरिंग जो हो रही है वो प्लेट की हो रही है, तो वहां पे हम डायमीटर ऑफ होल लेते हैं। तो दोनों चीजें लेते हैं अलग अलग चीजों के लिए, तो यहाँ पे दोनों ही, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। वैसे इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ था, बुक में ऑप्शन बी दिया हुआ है, पर मैंने आपको लॉजिक बताया कि हम यहाँ पे क्रशिंग और शेयर में होगी हमारे रिविट की, तो हम रिविट का डायमीटर लेंगे, और जो टीयरिंग होती है, टीयरिंग वो हमारी होती है प्लेट की, तो हम डायमीटर ऑफ होल लेते हैं, जो होल हमने किया है, ड्रिल किया है काय पे, प्लेट पर। तो लॉजिक ये है, लॉजिक के हिसाब से ये होना चाहिए, बाकी आप खुद ही देख लें। देखिए अगर एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी वो होती है 1 - d/p, डायमीटर होल का और p हमारी पिच, ये होती है हमारी एफिशिएंसी। तो इसमें बोल रहा है कि एफिशिएंसी 50% है, 1/2 है, तो d/p का रेशियो कितना होगा, तो 1 - d/p, और d/p का रेशियो भी 0.5 आएगा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस थे हमारे रिवेटेड जॉइंट्स पे, आगे हम वेल्डेड जॉइंट्स की बात करेंगे। तो ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, और जल्दी जल्दी आपको वीडियोस मिलेंगे, जल्दी से हम ये पूरा कोर्स खत्म करेंगे, और डेफिनेटली अगर आप इस कोर्स को फॉलो करेंगे बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लाने वाले हैं। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।